हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। जिन बच्चों को भी अलजेब्रा में डाउट है, कुछ ऐसा लगता है कि उन्हें समझ नहीं आता, तो प्लीज आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। तो जो भी मैं इसमें समझाता हूं आप नोट डाउन करते रहिए, मैं आराम से धीमे धीमे पढ़ाऊंगा। तो बच्चों चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इस एग्जाम्पल से। यहाँ पे दो लोगों की एज दी हुई है, दो लोगों की एज के बारे में बोला गया है, सीमा और उनकी मम्मी की एज के बारे में। तो अगर सीमा की एज 5 इयर्स है, ठीक है, सीमा की एज अगर 5 इयर्स है तो उनकी मम्मी की एज है 30 इयर्स। कितनी? 30 इयर्स, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इनकी एज के बीच में कितना गैप है, 25 साल का गैप है, राइट। तो वैसे ही जब सीमा की एज 7 इयर्स होगी, मतलब 2 साल बाद 7 इयर्स होगी, तो यहां पे उनकी मम्मी की एज कितनी होगी? 32 इयर्स। ठीक इसी तरह अगर सीमा की एज 10 साल है, ठीक है, 10 साल है, तो उनके मदर की एज कितनी होगी? देखो 7 के बाद हमने क्या किया, +3 किया तो 10 आ गया, तो यहां पे +3 करोगे, राइट, तो कितना आएगा? 35 इयर्स। आप ऐसे भी समझ सकते हो और ये भी देख सकते हो कि देखो इनके बीच में गैप कितने का है, 25 इयर्स का गैप होना चाहिए, बस, है ना। 5 + 25 30, 10 + 25 35। वैसे ही आपको पता चलेगा अगर यहां पे मान लो 12 इयर्स है, 12 इयर्स, राइट, तो यहां पे कितना होगा? तो यहां पे होगा 37 इयर्स, राइट। ये तो एक सिंपल एग्जांपल है, इसी की बेस पे हम लोग आगे समझेंगे अलजेब्रा को। तो बच्चों ऊपर वाले एग्जांपल में आपने क्या देखा कि जो सीमा के मदर की एज है ना, सीमाज मदर्स एज, राइट, सीमाज मदर्स एज, वो हमेशा उसकी बेटी की एज से 25 साल ज्यादा होता है, राइट। सो शी इज 25 इयर्स ओल्डर, 25 इयर्स ओल्डर देन सीमा। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अगर सीमा की एज x इयर्स है, x इयर्स मतलब कोई भी, हमें पता नहीं कितना, इसीलिए हमने आप सपोज किया कि भाई सीमा की जो एज है वो सपोज अगर x इयर्स है, तो उनके मदर की एज कितनी होगी? उनके मदर की एज कितनी होगी? तो उनकी मदर ना हमेशा उससे 25 साल बड़ी है, राइट, क्योंकि 25 साल का गैप है, ठीक है ना। यहां पे देखो 25 साल का गैप है, तो हमेशा 25 साल का गैप होगा ना, मतलब 25 साल वो बड़ी है। तो अगर सीमा की एज x है तो वो उनसे 25 साल बड़ी होंगी, है ना। तो जो भी सीमा की एज है उसमें 25 डाल दो तो आपको उसके मदर की एज मिल जाएगी, राइट। अब यहां पे ना अगर आपने यहां पे देखा होगा कि ये x हमने लिया है और दूसरा हमने लिया है x + 25। आखिर ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अगर सीमा की एज कुछ भी हो, जो भी सीमा की एज होगी, उसके ऊपर से आप उसके मदर की एज निकाल सकते हो, है ना बच्चों। अब मान लो कोई बच्चा बोलता है नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हमें करना है, हमें उसकी मम्मी जो बड़ी है तो उनको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। तो मान लो आप ना सीमा की मम्मी की एज कितनी बताते हो, सपोज सीमा की मम्मी की एज है y इयर्स। कितने साल हैं सीमा की मम्मी की एज के? y इयर्स, है ना, ठीक है। तो उनकी जो बेटी है वो उनसे 25 साल छोटी होगी ना, तो 25 साल छोटी होगी, मतलब y में से आप 25 निकालोगे तो आपको जो मिलेगा वो सीमा की एज होगी, राइट। तो इस तरह से ना आप जो ये सॉल्व करते हो ना, ये जो लिखते हो कि x + 25 और y - 25, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये एग्जाम्पल्स है बेटा, इनको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ जो मैथ्स में होता है उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं। आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा कि सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, हो सकता है वेरिएबल हो, है ना, इसको वेरिएबल बोलेंगे। जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है या फिर जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग उसकी वैल्यू हो सकती है, तो उसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल होगा, नंबर होगा, प्लस या माइनस की साइन होगी, तो उसको आपको मिला के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है, ओके।
अब यहाँ पे ना एक ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देखो बच्चों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या है? अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस। बेटा ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैथ्स में ये 4 ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स होंगे, जैसे कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ए बी सी से लेकर एक्स वाई जेड कोई भी। और कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर, 2 3 है ना, कोई भी नंबर। तो इन सबको मिला के और ऑपरेशंस को मिला के बनता है एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कांस्टेंट की, ठीक है, कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ही देखो ये है ना वर्ड कांस्टेंट, और मैंने एक्सप्लेन करते हुए बता दिया था भाई कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी एक नंबर होता है। एक कांस्टेंट मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, राइट। नंबर की तो वैल्यू फिक्स्ड ही होती है ना, कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दिखता है अकेला अकेला दिखता है, दैट इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, ठीक है। और कांस्टेंट से पता चलता है भाई कि वो चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर आपने 3 लिख दिया तो 3 का मतलब तो 3 ही होता है ना, कोई और तो नहीं होता, चेंज नहीं होगा कभी भी। ओके, अब यहां पे सपोज यहां पे एक पैटर्न बनाने का ट्राई करते, देखो पैटर्न बनाते हैं, उससे हमें एक रूल पता चलेगा। सपोज यहां पे एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स में कितने स्टिक्स हैं? ये एक बॉक्स है ना। कितना बॉक्स है बेटा? ये 1 बॉक्स है। और उस बॉक्स में स्टिक्स कितनी है? स्टिक्स कितनी है? 4 है, 1 2 3 4, तो 4 स्टिक्स है। वैसे ही अगर मैंने 2 बॉक्स बनाए तो 1 2 3 4, इसी के साथ जुड़ा हुआ 1 2 3। अब ये 2 बॉक्स हो गए। अब 2 बॉक्स हैं लेकिन स्टिक्स कितनी है? क्या 8 है? नहीं, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी स्टिक्स हैं? 7 स्टिक्स हैं। वैसे ही अगर आप ऐसा बॉक्स बना, मतलब 3 बॉक्स बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 5 6 7 8 9 और 10। तो अब 3 बॉक्स बने और स्टिक्स कितनी है? 10 स्टिक्स हैं, राइट। तो उसी के हिसाब से अगर मान लो 8 बॉक्सेस हैं, कितने? 8 बॉक्सेस हैं, तो नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी चाहिए होंगी? आप सोच सकते हैं नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी चाहिए होंगी। देखो 1 है तो 4, 2 है तो 7, 3 है तो 10। आप ये भी देख सकते हो इनके बीच में गैप कितना है। देखो इनके बीच में गैप कितना है? 3 का गैप है ना। यहां पे भी 4 और 7 में कितने का गैप है? 3 का गैप है, राइट। तो आप ये सोच सकते हो यार ये 3 का गैप है तो मतलब 3 तो कॉमन होने ही वाला है। बट 3 और ये यहां पे है 1, यहां पे एक ही बॉक्स है। तो 3 इंटू अगर मैं कोई वेरिएबल लेता हूं, 3 1 जा, सपोज ये n ले लिया मैंने, n, 3 1 जा 3, लेकिन यहां पे तो 4 है। तो अभी मुझे और क्या चाहिए? मुझे +1 चाहिए, तब जाके 4 मिल जाएगा, राइट। वैसे यहां पे अगर ये n है, राइट, बॉक्स कितने? n बॉक्स हैं। अगर n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे 3 इंटू 1 3, 3 + 1 4, तो आपको स्टिक्स भी मिल जाएंगी। वैसे अगर n इक्वल टू 2 होगा तो आपको स्टिक्स मिलेंगी इस फॉर्मूला से, हाँ, 3 2 जा 6 + 1 7। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर पाओगे कि अगर 8 बॉक्स हैं, 8 बॉक्स है मतलब अगर n की वैल्यू 8 है तो आपको नंबर ऑफ स्टिक्स की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये वाली फॉर्मूला से मिलेगी, है ना, ये वाले रूल से। 3 इंटू 8 + 1, सो दैट इज 24 + 1, और आपका आंसर आएगा 25। तो आपने एक रूल बनाया ना, आपने एक रूल बनाया कि भाई तुम मुझे चाहे कितने भी बॉक्सेस बता दो कि भाई, और वो बॉक्स में मैं फट देके उसको कैलकुलेट कर लूंगा कि उसके अंदर कितनी स्टिक्स होंगी, है ना।
तो ये आपने एक रूल बना दिया। इसी तरह से जो ये रूल्स बनते हैं वो अलजेब्रा में ही बनते हैं, ठीक है, और उसको आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो। ठीक है बेटा। सो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं समझा रहा हूं, और आप नोट डाउन कर रहे हैं, क्योंकि मैथ्स तभी आप सीख पाओगे जब आप देखते देखते नोट डाउन करोगे, ठीक है, तभी आपको एक्टिवली मैथ्स समझ में आएगा। नहीं तो सिर्फ देखकर आप नहीं सीख सकते, आप साथ में देखिए और लिखते जाइए आपकी नोटबुक में। चलो अब एक और फिगर बनाते हैं, उसका पैटर्न हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके लिए जनरल रूल डिसाइड करेंगे। यहां पे एक जनरल रूल क्या था, 3n+1 था। वैसे ही एक दूसरी पैटर्न बनाएंगे। सपोज यहां पे एक घर बना दिया, ओके, ये एक घर बना दिया, ऑलराइट। तो यहां पे हाउस कितना है, यहां पे हाउस है 1। अब इस हाउस में स्टिक्स कितनी है, स्टिक्स कितनी है, देखो 1 2 3 4 और 5 स्टिक्स है, ठीक है। वैसे ही एक दूसरा हाउस बना दिया इसी की तरह, हाँ ठीक है। अब ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं, बट आप ध्यान दीजिएगा बस खाली, ओके। ये एक हाउस बनाया और इसी को साथ में अटैच करके हमने एक दूसरा हाउस बनाया। तो यहाँ पे कितने हाउस हुए, यहाँ पे 2 हाउस हुए। अब 2 हाउस में नंबर ऑफ स्टिक्स देखो कितना है, नंबर ऑफ स्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टिक्स 9 लिख दिया। वैसे ही अब 3 हाउस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एक हाउस बना, ठीक है, फिर दूसरा हाउस इस तरह से बन गया, फिर तीसरा हाउस आपने यहां पे बना दिया, ठीक है। 3 हाउस बन गए। आप बोलोगे सर तीनों हाउस तो अलग अलग लग रहे हैं, बस हाँ ठीक है, बट हम लोग खाली ये एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं। देखो अब इसमें नंबर ऑफ, ये 3 हाउस हैं, नंबर ऑफ स्टिक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हैं, 13 है। वैसे ही एक और आखिरी हाउस बना देते हैं, चलो। ये एक हाउस बन गया, वैसे ही ये दूसरा हाउस, फिर ये तीसरा हाउस और ये चौथा हाउस, ठीक है। 4 हाउस है। अब हर एक हाउस के नंबर ऑफ स्टिक्स काउंट कर लेते हैं, फिर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 स्टिक्स हैं। और हाउस कितने हैं यहाँ पे, 4 हाउस हैं। अब बेटा आप सोच सकते हो इसका कोई रूल तो होना चाहिए। क्या रूल इसमें हो सकता है, पहले ये देखो कि जो हर एक में जो गैप है वो कितने का गैप है। 5 से 9 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 9 से 13 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। 13 से 17 में कितने का गैप है, 4 का गैप है। तो ये 4 का गैप है, मतलब एक 4 एक ऐसा नंबर है जो चेंज नहीं हो रहा है इसमें, राइट। तो आप यहां पे लिखेंगे, मैं यहां पर नीचे लिखता हूं, ठीक है, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड, हाँ चलो यहीं पे लिखता हूं। 4 लिख दिया हमने। अब 4 के साथ मैं अगर 1 मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 1 जा क्या होता है, 4 1 जा 4 होता है, बट यहां पे है क्या, 5 है ना। तो मैं 4 के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई करूं उसमें मुझे +1 करना पड़ेगा हमेशा, हाँ। 4 2 जा 8 होता है, बट यहां पे क्या है, 9 है, तो वो भी हमें हमेशा वैसे ही करना पड़ेगा कि 4 2 जा 8 +1 9। वैसे यहां पे 4 1 जा 4 +1, ठीक है। फिर यहां पे देखो 4 3 जा 12 होता है, 12 +1 करेंगे तो 13 होगा, तो 4 3 जा 12 +1 13। इस तरह से यहां पे भी आ जाइए, इसको भी 4 4 जा 16 16 +1 17, तो यहां पे 4 4 जा 16 +1 17। अब बच्चों यहां पे ध्यान देना कि कौन सी चीज यहां पे चेंज हो रही है वो मुझे बताना। देखो 4 जो है वो तो वैसा का वैसा है हर एक में, है ना, हर एक में 4 तो वही है, तो हमारी फॉर्मूला में भी 4 वैसा का वैसा रहेगा, ओके। और यहां पे +1 +1 +1 +1 ये तो बदल नहीं रहा, तो ये +1 भी वैसा का वैसा रहेगा। कौन सी चीज चेंज हो रही है, देखो यहां पे 1 था,
फिर यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 के साथ आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, वो नंबर बार बार चेंज हो रहा है, तो उसी नंबर को आप वेरिएबल ले सकते हो। तो आप यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हो, सपोज x, तो 4x प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस 1, ये एक रूल बन गया आपका। कौन सा रूल? आप इसको बोलोगे जनरल रूल। जनरल रूल किस लिए? ये हाउस के लिए, कि भाई अगर आपको नंबर ऑफ हाउस दिए हो, कि भाई कितने हाउस बनाने हैं वो आपको पता हो, अगर कितने हाउस बनाने हैं वो पता हो, तो आप नंबर ऑफ स्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? ये वाली फॉर्मूला से, 4x प्लस 1। सपोज आपको 50 हाउस बनाने हैं, कितने? 50 हाउस बनाने हैं, तो x की वैल्यू 50, तो यहां पे आप 50 डाल के देखोगे तो 4 इंटू 50 200 होगा, प्लस 1 201, है ना। तो इस तरह से अगर आपको जनरल रूल बनाना है तो आप इस तरह से ऑब्जर्व करते हो और बना सकते हो। बच्चों अब देखते हैं एग्जाम्पल, राइट, एग्जाम्पल नंबर 1। अब बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको क्या पूछा है कि फाइंड अ जनरल रूल फॉर द नंबर ऑफ स्टिक्स यूज्ड टू मेक दिस पैटर्न्स। तो आपको यहाँ पे एक जनरल रूल फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टिक्स के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी पैटर्न बना है उसके लिए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैटर्न है, देखो ये क्या है, कौन सा पैटर्न है, ये ट्राइंगल है। सेकंड वाले में 2 ट्राइंगल है, थर्ड 3 ट्राइंगल, 4 4 ट्राइंगल, है ना। तो हर एक ट्राइंगल के लिए पहले आप लोग इस तरह से लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे, एक टेबल बनाओगे छोटा सा और लिखोगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ऐसा लिख दोगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। फिर 1 ट्राइंगल, 2 3 और 4, इस तरह से। फिर यहां पे आप लिखोगे नंबर ऑफ स्टिक्स, नंबर ऑफ स्टिक्स। एक ट्राइंगल में कितनी स्टिक्स चाहिए थी? देखो 1 2 3, तो 3 स्टिक्स चाहिए थी। अब 2 ट्राइंगल बनाने के लिए कितना चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 चाहिए, ठीक है। 3 ट्राइंगल बनाने के लिए कितना चाहिए? तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 चाहिए। वैसे ही 4 ट्राइंगल बनाने के लिए आप देख रहे हो यहाँ पे कितने का गैप है, 2 का गैप है ना, तो यहाँ पे भी क्या आंसर आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 9 है क्या? चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टिक्स हैं, 9 स्टिक्स है ना। तो यहां पे एक्सप्रेशन क्या बनता है, क्या यहां पे होता है? देखो यहां पे किसका गैप है? 2 2 का गैप है ना, 2 2 का गैप है। तो यहां पे एक्सप्रेशन में आपको यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनना चाहिए ना आपका, वो इसमें क्या आना चाहिए? यहाँ पे इसके फर्स्ट के लिए 2, तो 2 इंटू 1 करोगे तो 2 होगा, है ना। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 होगा, बट हमें तो 3 चाहिए क्योंकि हम लोग स्टिक्स के बारे में सोच रहे हैं। तो 2 इंटू 1 2, प्लस 1 करोगे तब जाके 3 मिलेगा ना आपको। वैसे ही यहां पे देखो, यहां पे आपको पता है गैप 2 का था ना, 2 का यहां पे गैप था, इसलिए मैंने यहां पे 2 लिखा है इधर, ठीक है। अब ये सेकंड वाले में देखते हैं, 2 का गैप है तो वो लिख दिया। कितने ट्राइंगल बन रहे हैं? 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो यहां पे मैंने 2 लिख दिया। 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5। फिर 2 इंटू, यहां पे कितने ट्राइंगल हैं? 3 ट्राइंगल हैं, तो यहां पे 2 इंटू 3 6, बट हमें स्टिक्स चाहिए ना, नंबर ऑफ स्टिक्स 7 है, तो प्लस 1 कर दिया। तो आप ये देख सकते हो कि यहां पे हर एक में ये एक्सप्रेशन इस तरह से बन रहा है। 2 4 जा 8 होगा, 8 प्लस 1 तब जाके 9 होगा ना। तो आपने यहाँ पे क्या चेक किया? यहाँ पे कौन सी चीज है जो चेन नहीं हो रही? देखो यहाँ पे 2 2 2, हर एक में ये फर्स्ट वाला जो 2 है वो तो चेन नहीं हो रहा, तो वो 2 है। बट अंदर की जो चीज है, वो अंदर जो है ना, ये ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, वो चेंज हो रहा है। बट उसके बाहर जो प्लस 1 है वो तो चेंज नहीं हो रहा, तो वो आपने ऐसे लिख दिया। ओके, तो ये जो नंबर था ये अंदर का, वो किसके लिए था? ट्राइंगल के लिए था ना। अंदर का नंबर जो था वो ट्राइंगल के लिए था, राइट। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3। तो ट्राइंगल को आप सपोज कर लो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स सपोज P है ना। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने? P है।
अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल p है तो ये p तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि बार बार यही नंबर ऑफ ट्राइंगल चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है। उसके लिए आप एक वेरिएबल ले लोगे जो आपने यहाँ पे डिसाइड किया, सपोज p, तो आपने ले लिया, ठीक है। तो इसका यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया ना, 2p प्लस 1। तो बच्चों देखा आपने कि किस तरह से हमने ये फर्स्ट एग्जांपल के लिए रूल बनाया पूरा, है ना, जनरल रूल, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग देखेंगे अब सेकंड एग्जांपल, लेट्स सी। सो बच्चों यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हेक्सागोन है ना। हेक्सागोन मतलब क्या होता है? हेक्सागोन मतलब जिसकी 6 साइड्स होती है ना, उसको हेक्सागोन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक हेक्सागोन है, राइट, ठीक है ना, 6 साइड्स है इसकी, 1 2 3 4 5 और 6, 6 साइड्स। वैसे यहाँ पे 2 हेक्सागोन है, राइट, यहाँ पे 3 हेक्सागोन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हर हेक्सागोन को बनाने के लिए नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है, उसको मैं अलग कलर से करता हूं, ठीक है। तो पहला वाला तो इजी है, राइट, कि एक हेक्सागोन को बनाने के लिए कितनी स्टिक्स चाहिए? 6 स्टिक्स चाहिए, राइट, 1 2 3 4 5 और 6। वैसे ही 2 हेक्सागोन को बनाने के लिए कितनी स्टिक्स चाहिए? यहां से देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो छठी वाली स्टिक है ना, 6, ये दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक ही स्टिक है, ये एक ही है, राइट। तो 6 हो गया, फिर 7 8 9 10 और 11। तो 2 हेक्सागोन के लिए 11 स्टिक्स चाहिए, राइट। वैसे ही 3 हेक्सागोन के लिए कितना चाहिए? तो आप देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 3 हेक्सागोन के लिए 16 स्टिक्स चाहिए। अब इसके लिए अगर आपको एक जनरल फॉर्मूला या जनरल रूल बनाना होगा तो आप कैसे बनाओगे? ठीक है, जनरल रूल आप कैसे बनाओगे? अगर आपने देखा होगा इस वीडियो के स्टार्टिंग से, तो मैं बता रहा हूं, पहले आपको गैप देखना है, कितने का गैप है वो फाइंड आउट करो। 6 और 11 में कितने का गैप है? 5 का गैप है ना। 6 + 5 11, 11 + 5 16, मतलब 5 का गैप है। उसके बाद आप ये देखो कि एक 5 के साथ आप 1 मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या 5 मिलता है? नहीं, यहां पे आपको क्या चाहिए? 6 चाहिए। तो 5 के साथ अगर आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 5 प्लस 1 करोगे तब जाके आपको 6 मिलेगा, है ना ये। वैसे ही दूसरे वाले केस में देखो, 5 के साथ आप यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है? 5 2 10, बट आपको क्या चाहिए? 11 चाहिए, तो प्लस 1 कर दोगे तो आपको 11 मिलेगा। वैसे ही तीसरे वाले केस में देखो, 5 के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करते हो तो 15 मिलता है, 15, बट हमें क्या चाहिए? 16 चाहिए, तो प्लस 1 करेंगे तब जाके 16 मिलेगा ना। अब इन सब में आप देखो बेटा कॉमन क्या चीज है। अब देखो इन सब में कॉमन क्या है? 5 5 और 5, तो ये कॉमन है, आपकी फॉर्मूला में आ जाएगा। फिर यहाँ पे +1 +1 +1 वो कॉमन है, ठीक है। तो बदल क्या रहा है? बदल रहा है नंबर ऑफ हेक्सागोन। यहाँ पे एक हेक्सागोन था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, राइट। 1 था, 2 था और 3। मतलब जो भी चीज चेंज होती है ना, उसी को आप वेरिएबल तरीके से यूज कर सकते हो। तो सपोज मैं नंबर ऑफ हेक्सागोन है, तो नंबर ऑफ हेक्सागोन के लिए मैंने नंबर ऑफ हेक्सागोन के लिए मैंने सपोज चूज किया n मतलब नंबर ऑफ हेक्सागोन। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू 3, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बीच में? ये आप ब्रैकेट कर दो तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। 5 × n + 1, तो ये होगा इसका जनरल रूल। आई होप आपको ये वाला एग्जाम्पल समझ में आया होगा बेटा। अब हम लोग देखेंगे आगे। तो बच्चों यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 शेप है, देखो यहाँ पे शेप 1, शेप 2 और शेप 3, 3 शेप है। और हर एक शेप में आपको नंबर ऑफ स्टिक्स पहले काउंट करनी है। देखो पहले वाले शेप में देखो कितनी स्टिक्स हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है? 5 है। अब इधर आ जाओ, सेकंड वाले शेप में देखते हैं। सेकंड वाले शेप में 1 2
3 4 5 6, फिर 7 और 8। तो सेकंड वाले शेप में 8 स्टिक्स हैं। वैसे ही थर्ड वाले शेप में आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो थर्ड वाले शेप में 11 है, राइट। अब यहाँ पे आप देखो गैप कितने का है। यहाँ पे 5 और 3 गैप, 5 और 8 गैप कितने का है, 3 का यहाँ पे गैप है। 8 और 11 गैप कितने का है, 3 का गैप है। ऑलराइट, ये पता चल गया। इसके बाद आप देखो कि 3 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे या प्लस करोगे माइनस करोगे तो आप ये 5 तक पहुंच जाओगे। तो 3 1 जा 3 प्लस 2 करूंगा मैं तो मुझे 5 मिल जाएगा, राइट। वैसे ही क्या यहाँ पे भी वो सेटिस्फाई होता है। 3 ये सेकंड शेप है ना, सो 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8 मिल गया। फिर यहाँ पे 3 ये थर्ड नंबर का शेप है इसलिए 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11। वाओ, तो हमें अपना आंसर मिल गया है, राइट। तो हमें ये जो पैटर्न है वो कौन सी पैटर्न है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे कौन सी पैटर्न है, यहाँ पे सिंपल ये वाली पैटर्न है। 3 इंटू वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल होगा प्लस 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा। और वेरिएबल क्या मतलब कि कौन सा शेप है आपका, यहाँ पे शेप है 1 तो यहाँ पे 1 आया, राइट इधर। अगर यहाँ पे शेप 2 था तो ये रहा 2, शेप 3 था तो यहाँ पे 3 है। इस तरह से कोई भी शेप है, सपोज ये जो शेप है वो है n इज नंबर ऑफ शेप, है ना, सेकंड नंबर का शेप, थर्ड नंबर का शेप। तो वैसे यहाँ पे n ले लिया, 3n प्लस 2 करोगे तो हो जाएगा। तो इसके बेस पे आप ये टेबल कंप्लीट कर सकते हो आराम से, राइट। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड का तो हमने यहाँ पे पहले से काउंट करके रखा है 5 8 और 11। यहाँ पे फोर्थ का क्या आएगा देखो, तो आप n के बदले 4 डाल दोगे इसमें, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, राइट। बट आप एक बात देखो ना, यहाँ पे खाली 3 का गैप है ना, 3 3 का गैप है, प्लस 3 करते जाओ प्लस 3 करते जाओ तो भी आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। कितना इजी है। अगर आप मान लो ये आपने ये फॉर्मूला आप फाइंड आउट नहीं कर पाए बट आपने ये देख लिया कि यार यहाँ सर यहाँ पे तो 3 का गैप है, यहाँ पे भी 3 का गैप है, तो आगे भी 3 का गैप होगा, प्लस 3 कर दो, आगे भी प्लस 3 कर दो, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 3 20। मैं क्या लिखने जा रहा था यार 20, फिर 20 प्लस 3 9 के लिए 23, फिर आगे प्लस 3 26। ओके, तो इस तरह से हमें नंबर ऑफ स्टिक्स मिल गई और आंसर मिल गया। सो बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हुई है ना मेरे से, देखो 6 के बाद 9th वाला है और मैंने 6 के बाद ये जो लिखा है वो 7th के लिए लिखा है ना, तो ये तो रॉन्ग होगा, ये भी रॉन्ग होगा, है ना। तो आपको ये चीजें ध्यान देनी है कि भाई किसी से भी मिस्टेक हो सकती है। अब देखो 6 के बाद आप किस पे जा रहे हो, 9th पे जा रहे हो, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है ना, यहाँ पे n की वैल्यू होगी 9 होगी, तो 3 इंटू 9 प्लस 2, 3 9 जा 27, 27 प्लस 2 29, तो यहाँ पे होना चाहिए 29। उसके बाद 9 के बाद देखो 12 है, तो 3 इंटू 12 प्लस 2, 3 12 जा 36, 36 प्लस 2 दैट इज 38, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 38। अब जाके ये फिनिश हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा केयरलेसनेस आ जाता है कभी कभी, लेकिन आपको ये ध्यान देना है बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो बच्चों इन्हीं के बेस पे अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको आता है तो आप अच्छा है सॉल्व कीजिए, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो प्लीज ध्यान से देखिए। यहाँ पे राहुल इज 12 ईयर्स ओल्ड, राहुल की अभी की एज कितनी है, वो 12 साल का है, राइट। राहुल्स एज अकॉर्डिंग टू गिवन टाइम। अब आपको राहुल की एज लिखनी है टाइम के हिसाब से। मान लो यहाँ पे पहले क्या दिया हुआ है कि भाई 5 ईयर्स अगो, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, तो जो अभी की एज है उसमें से आप 5 निकाल दोगे ना, 5 साल पहले, तो जो अभी की एज है उसमें से आप 5 निकाल दो, 5 निकाल दो, तो कितना बचेगा बेटा, यहाँ पे बचेगा 7, राइट। तो 5 साल पहले उसकी एज कितनी थी, 7 ईयर्स थी। वैसे ही अगर आपको पूछा हो वाई ईयर्स अगो, अगर ईयर्स अगो पूछा हो तो उतना आपको निकालना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। कितने साल पहले, वाई ईयर्स अगो, वाई ईयर्स तो मुझे पता नहीं है,
तो मैं 12 में से क्या निकालूंगा, 12 में से मैं y निकालूंगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो राहुल की एज होगी। ओके, वैसे ही आगे देखते हैं। वैसे ही 8 साल बाद क्या होगा बेटा, 8 साल बाद क्या होगा, अभी की एज उसकी 12 है, तो 8 साल बाद क्या होगा, उसके लिए हमें +8 करना पड़ेगा। तो 12 + 8 क्या होगा, 20 ईयर्स, राइट, ईयर्स। तो 20 ईयर्स, ये इजी है ना। वैसे ही y ईयर्स, आफ्टर y ईयर्स क्या होगा, मतलब कितने साल बाद, y ईयर्स के बाद। तो जो भी आफ्टर के लिए होता है उसमें हम प्लस करते हैं ना, तो 12 + y, ये आपको पता चलेगा भाई कि राहुल की एज कितनी होगी y ईयर्स के बाद, 12 + y ईयर्स। ठीक है, इजी था ना ये एकदम। अब इसके बेस पे ना आगे हम लोग सॉल्व करने वाले एग्जांपल्स कुछ। तो बेटा इसी पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, आप ना बाद में वीडियो पॉज कर दीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा कि सर ये मेरा हो गया, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ठीक है, अपने हिसाब से लिखना जरूर बेटा। चलो कम ऑन। सो यहाँ पे एक बच्चा है राजू, उसकी प्रेजेंट एज जो है ना वो है 11 ईयर्स। तो राजू अभी 11 साल का है। राजू इज 11 ईयर्स ओल्ड। फाइंड हिज एज, फाइंड हिज एज। आप ये मेरे साथ भी देख देख के लिख सकते हो। फाइंड हिज एज आफ्टर 5 years. Second, after 8 years, 8 साल बाद। Third, after X years. देखो, तो ये आप ट्राई करो खुद। कम ऑन, वीडियो पॉज करो और ट्राई करो। आपका आंसर जो भी आए कमेंट सेक्शन में लिख देना और बताना भाई कि ये राजू वाला एग्जांपल था सर। राजू इज 11 ईयर्स ओल्ड, फिर इसमें आप लिख देना आफ्टर 5 ईयर्स कितना होगा। कम ऑन, पॉज किया आपने? आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। अभी राजू की एज 11 ईयर्स है, तो यहां पे बोला है आफ्टर। आफ्टर मतलब मुझे प्लस करना चाहिए, कितना प्लस करना है, 5। सो 11 + 5 क्या होगा, 16 ईयर्स। 5 साल बाद वो 16 ईयर्स का होगा। वैसे यहाँ पे आफ्टर 8 ईयर्स है, तो राजू की एज जो है वो लिखो और यहाँ पे लिखो 8। तो 11 + 8 क्या होगा, 19 ईयर्स, राइट। फिर वैसे यहाँ पे जो अभी की एज है वो लिख दो। उसमें आफ्टर कितना बोला है, आफ्टर 11 ईयर्स मतलब आफ्टर x ईयर्स, तो +x, 11 + x ईयर्स होगा। ठीक है, क्लियर। तो आई थिंक ये एग्जांपल काफी था आपको इसको समझने के लिए। अब बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 जो है, मैंने जो स्टार्ट की थी उसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर x स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो कितने बच्चे हैं क्लास में, अभी x स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, हमें पता नहीं। दे अरेंज देमसेल्व्स इक्वली इनटू द ग्रुप्स ऑफ 7। तो जितने भी बच्चे हैं ना वो लोग क्या करते हैं, वो डिसाइड करते हैं हम लोग ग्रुप बनाने वाले हैं, और एक ग्रुप में कितना होगा, एक ग्रुप में 7 बच्चे होंगे। ठीक है, तो मान लो ये एक ग्रुप है। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 और 7 बच्चे, ये हो गया एक ग्रुप। वैसे ही दूसरे ग्रुप में भी ऐसा ही होगा, दूसरे ग्रुप में भी 7 बच्चे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। बट टोटल कितने बच्चे हैं हमें नहीं पता, तो टोटल ग्रुप्स कितने बनेंगे वो भी हमें नहीं पता, है ना, राइट। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ऐसा। तो जब आपको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे x, तो आप लिख दोगे x। ठीक है, और एक ग्रुप में कितने बच्चे होने चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप, इन वन ग्रुप। एक ग्रुप में कितने बच्चे होने चाहिए, दैट इज 7। अब इसके ऊपर से आप नंबर ऑफ ग्रुप्स फाइंड आउट कर सकते हो क्या, नंबर ऑफ ग्रुप्स वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, आप सोचो। ठीक है, आई थिंक आपने सोच लिया होगा और ट्राई कर लिया होगा। चलो इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं।
मान लो आपके पास में 15 पेन्स है। कितनी पेन्स है? 15 पेन्स है। और 15 पेन है और आप एक बच्चे को 3 पेन देते हो। आप एक फ्रेंड को 3 पेन देते हो, ठीक है? कितनी पेन? 3 पेन। तो ऐसे आप कितने फ्रेंड्स को दे पाओगे? कितने फ्रेंड्स को ऐसे दे पाओगे आप? अब वो कैसे फाइंड आउट करते हो? 15 पेन है और एक को कितना देना है? 3 पेन देना, राइट? तो कितने बच्चों को आप दे पाओगे? ऐसा आप कैसे काउंट करते हो? देखो ऐसे लिखते हो ना आप, 15 डिवाइड बाय 3, राइट? तो क्या मिलेगा आपका आंसर? 5 मिलेगा। मतलब ऐसे 5 ग्रुप होंगे, मतलब ऐसे 5 बच्चे होंगे जिनको आप 3 पेन्स दोगे ना, राइट? तो ये कैसे पता चला? जब आपने नंबर ऑफ पेन्स को डिवाइड किया कि एक बच्चे को कितने पेन मिलते हैं? 3 पेन मिलते हैं। तो जो टोटल नंबर होता है ना, बड़ा वाला नंबर, उसको डिवाइड करते हो कि एक ग्रुप में कितना है उससे, तो आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स मिलते हैं। वैसे ही यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 7। जब उसको तुम डिवाइड इससे करोगे कि भाई एक ग्रुप में कितने बच्चे? 7 बच्चे, तब आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स मिलेंगे। तो x डिवाइड बाय 7, दिस फॉर्मूला विल गिव यू नंबर ऑफ ग्रुप्स। ठीक है? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? x बाय 7। कितने ग्रुप्स हैं टोटल? आपको एक्चुअली में पता नहीं कि कितने ग्रुप्स हैं, बट आपने बता दिया कि भाई इस फॉर्मूला से आपको ग्रुप्स मिल सकते हैं। ओके बच्चों, सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो यहां पे क्वेश्चन 3 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है। द ब्लू पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द रेड पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे द लिखा है, मतलब यहाँ पे पेंसिल ड्रॉ करनी थी, कोई पेंसिल थी यहाँ पे, लेकिन मैं ड्रॉ नहीं की है। बट आप समझ सकते हो कि भाई ब्लू पेंसिल जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है और जो रेड पेंसिल है वो x सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है? अब एक्चुअली में कैसा है कि जो ब्लू पेंसिल है ना वो बड़ी है और जो रेड वाली है वो थोड़ी सी छोटी है। ठीक है? इतना आपको मैं बता रहा हूं। अब इसके हिसाब से आपको क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ्स इन टर्म्स ऑफ x। तो जब भी डिफरेंस पूछा जाए ना, मतलब क्या? उनके बीच का गैप। तो गैप आप कैसे फाइंड आउट करते हो? आप बड़े में से छोटा वाला निकालते हो, राइट? तो यहाँ पे बड़ी जो पेंसिल है ना वो है ब्लू वाली, और उसमें से आप छोटी वाली पेंसिल का लेंथ निकालोगे ना, जो भी छोटी पेंसिल का लेंथ है रेड वाली का x है, वो निकाल दोगे, तब आपको डिफरेंस मिलेगा ना। सो डिफरेंस इन देयर लेंथ, डिफरेंस इन देयर लेंथ। पहले आप क्या लिखोगे? पहले आप बड़ी वाली पेंसिल का लेंथ लिखोगे 6 सेंटीमीटर माइनस छोटी वाली का x सेंटीमीटर x। तो 6 माइनस x मिल गया आपको। ये आपको फर्स्ट का आंसर मिला। वैसे ही सेकंड का देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द पेंसिल्स। बेटा टोटल लेंथ एक का 6 है, दूसरे का x है, तो आपको टोटल फाइंड आउट करना है, तो आप प्लस कर देंगे, बस हो गया खत्म। सिंपल था ना। सो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट द एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे ना आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है और आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है उसको। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 8 मोर देन z। जो भी z है ना, z से 8 ज्यादा करोगे तो आप +8 कर दोगे ना इसमें, तो वही यहां पे लिखना है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? z + 8 होगा, राइट? कैसे बोलते हैं? 8 मोर देन z, ऐसा। फिर सेकंड वाला देखते हैं। 2 लेस देन x, 2 लेस देन x, तो 2 लेस देन x, x में से 2 कम है, तो ये x आ गया इस तरह से। फिर सी वाला देखते हैं। सी वाले में द कोशेंट ऑफ y बाय x, जो y बाय x का कोशेंट होगा ना, y बाय x, ये जो ऐसे डिवाइड करोगे तो जो कोशेंट मिलेगा दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम मतलब इसको पूरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो किस में से? 2 में से। ठीक है? तो ये आपका मिल गया C। उसके बाद D, 2 टाइम्स y एडेड टू 3, तो 2 टाइम्स y, 2 इंटू y एडेड टू 3, तो यहां पे 3 ऐड कर दिया, 2 इंटू y +3। वैसे ही E वाला देखते हैं। E, x सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, x को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो? 2 टाइम्स y,
2 टाइम्स y में से आप x सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो फर्स्ट वन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 5/3 इंटू ए है ना बेटा, 5/3 इंटू ए। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो द कोशेंट ऑफ 5/3 मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 5/3 मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, दोनों चलेगा। फिर सेकेंड वन 2x + 4, राइट, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4 एडेड 2। देखो 4 ऐड हो रहा है ना, किसके साथ ऐड हो रहा है, 2 टाइम्स x। 4 एडेड 2 टाइम्स x, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, फिर c, यहां पे क्या लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाइड बाय, या फिर 5 प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड डिफरेंस ऑफ y एंड 2, या फिर आप ऐसा लिखोगे 5 मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ y एंड 2। y और 2 के डिफरेंस में जो आ रहा है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसी को आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हो, बट जो मुझे लगा मैंने वो आपको बता दिया है। आपको जो लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग पैटर्न्स। बस कुछ नहीं, जो हम लोगों ने पहले एग्जांपल्स में नहीं किया, अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है तो उसमें नंबर ऑफ स्टिक्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक रूल बनाते हैं, बस वही करना है यहाँ पे। तो पहले आप काउंट करोगे ना, यहाँ पे एक शेप है, राइट, यहाँ पे कितने शेप हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो ये रही फर्स्ट पैटर्न, ये रही सेकंड पैटर्न और ये थर्ड पैटर्न। ठीक है, इस तरह से आपको मिल गया फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न और थर्ड पैटर्न। अब इसमें नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। चलो तो फाइंड आउट करते हैं स्टिक्स के लिए क्या होगा, है ना। तो फर्स्ट पैटर्न में स्टिक्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कितनी स्टिक्स हो गई, 7 स्टिक्स हो गई। ठीक है, इसके बाद यहां पे देखना सेकंड पैटर्न में, देखते हैं क्या होता है सेकंड पैटर्न में। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सेकंड पैटर्न में कितनी स्टिक्स हैं, 10 स्टिक्स हैं, राइट। वैसे ही थर्ड पैटर्न में काउंट करते हैं। चलो थर्ड पैटर्न में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने स्टिक्स हैं, 13 स्टिक्स हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप पता है क्या होता है, इनके बीच में गैप फाइंड आउट करना, राइट। अब देखो इनके बीच में गैप कितने का है, 7 + 3 10, 10 + 3 13। तो आप देख रहे हो 3 3 का गैप है, मतलब इसके रूल में 3 आना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट वाला अगर मुझे पैटर्न चाहिए तो मैं 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 मिल जाएगा मुझे। वही मैं 3 के साथ में अगर, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, 3 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 6 मिलेगा, +1 7। वैसे ही 3 के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई करूंगा, 9 + 1। हाँ, तो इस तरह से ये पैटर्न तो बन रहा है, बट इसमें थोड़ा सा मुश्किल ये है कि ये फर्स्ट वाले पैटर्न में मुझे यहाँ पे सेकंड लिखना पड़ रहा है, तो ये शायद नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे आपने यहाँ पे 3 का गैप था तो हमने 3 लिख दिया। अब 3 के साथ मैं कुछ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, और उसमें कुछ प्लस करूंगा तो मुझे 7 मिलना चाहिए। तो सपोज 3 के साथ मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट वाला है ना नंबर, फर्स्ट पैटर्न है इसलिए। तो 3 के साथ मैंने 1 मल्टीप्लाई किया। अब मुझे और कितना चाहिए ताकि मैं 7 तक पहुंच जाऊं, मुझे 4 और चाहिए, राइट। तो मैंने +4 कर दिया, तो ये मुझे मिला 7। वैसे ही क्या ये सेकंड के साथ कंबाइन हो सकता है ऐसा, तो हाँ हो सकता है शायद। देखो सेकंड वाला पैटर्न है, तो 3 × मैंने 2 किया, 3 2 = 6, 6 + 4 10 मिल गया ना, राइट। वैसे ही यहाँ पे थर्ड वन के लिए 3 × थर्ड वाला पैटर्न +4, 3 3 = 9, 9 + 4 13।
तो ये रहा हमारा जनरल रूल। क्या रूल है देखो यहाँ पे। अब रूल बनाने के लिए आप देखो यहाँ पे कि कौन सी चीज है जो फिक्स है। ये जो 3 है वो तो फिक्स है ना, 3 हर एक में आ रहा है, यस। और ये जो +4 है वो हर एक में आ रहा है, तो आपने +4 यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो ये 1 है, 2, 3, ये तो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आप वेरिएबल डालोगे कोई। सो 3n+4 जो है वो आपका रूल होगा, जिसमें n जो है, n इज द नंबर ऑफ पैटर्न। नंबर ऑफ पैटर्न, वो नंबर ऑफ पैटर्न क्या हो सकता है, पहले हो सकता है 1, फिर 2, फिर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 सॉल्व हो गया। बेटा इस तरह से अगर आप समझोगे ना कि हर टीचर को या फिर हर स्टूडेंट को भी सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो पहली बार हम लोग फेल होते हैं, कई बार हम लोग ट्राई करते हैं, फिर बाद में पता चलता है। ओके, तो ये वाला सम हमारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बेटा, ये फर्स्ट पैटर्न है, ये सेकंड वाला है और ये थर्ड पैटर्न है। अब हर एक पैटर्न के अंदर देखते हैं कि नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी है। ठीक है, तो पहले काउंट करेंगे एज यूजुअल, जो हम लोग पहले करते हैं वैसे यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, तो यहाँ पे हो गया 8 स्टिक्स। वैसे ही दूसरे वाले पैटर्न में देखते हैं कितनी स्टिक्स है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितनी स्टिक्स हैं, 12 है, राइट। एक बार फिर से फाइंड आउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितनी स्टिक्स है। मैंने कहीं पे मिस्टेक तो कर दी है शायद। तो बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, तो यहाँ पे हो गया 13। ठीक है, सेकंड पैटर्न में। अब थर्ड पैटर्न में देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पे टोटल कितना हुआ, 18 स्टिक्स, राइट। तो ये हो गया। अब इसके बेस पे आप नंबर ऑफ, इसका जो जनरल रूल है वो आप बना सकते हो ना। इसके लिए हम लोग जनरल रूल कैसे बनाते हैं आपको पता है ना। पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि इनके बीच में गैप कितने का है। देखो 8 और 13 के बीच में कितने का गैप है, फिर 13 और 18 के बीच में कितने का गैप है, 5 का गैप है ना। तो चलो 5 से ही कुछ सोचते हैं यहाँ पे। पहले मैं 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस कुछ करूंगा तो मुझे 8 मिल जाना चाहिए, राइट। तो 5 के साथ अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करूं, 5 1 जा 5, प्लस 3 करूंगा तब जाके मुझे 8 मिलेगा, है ना। तो क्या यही चीज यहां पे काम कर सकती है क्या। सो 5 के साथ अब मैं सेकंड वाले में 2 मल्टीप्लाई करूंगा और प्लस 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 5 2 जा 10 प्लस 3 13। फिर वैसे यहां पे 5 के साथ मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं प्लस 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18, तो यहाँ पे 18 मिलेगा, राइट। तो 8, 13 और 18, तो यहाँ पे ये 3 आपको मिल गए। अब इसके हिसाब से आप अपना एक रूल बना सकते हो। कौन सा रूल, जिसमें आपको 5 कॉमन होगा और प्लस 3 कॉमन होगा। तो आपने रूल बनाया 5 है और यहाँ पे प्लस 3 कॉमन है, बट यहाँ पे जो ब्रैकेट में जो नंबर है ना 1 2 3 वो चेंज होता जा रहा है। तो उसके बदले मतलब वो 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी नंबर 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो चेंज होता जा रहा है। तो वहां पे आप कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो। तो वेरिएबल आ गया n, ठीक है। n मीन्स नंबर ऑफ पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे 5n प्लस 3 ये आपका रूल बन गया। ओके, आप n के बदले कुछ भी ले सकते हो, x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, चलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे आगे टर्म्स रिलेटेड टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सो बच्चों अब देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब भी आप इसमें सीखेंगे तो आपको इसमें कुछ शब्द दिखेंगे, कुछ वर्ड्स होंगे जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो लिखा है ना टर्म्स, टर्म्स का मतलब आखिर क्या होता है। देखो आपने कोई भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, सपोज आपने ये लिखा 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। इस तरह से आपने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा। अब
मैं आपको बता दूं कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा ना, उसके अंदर दो टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस की साइन होती है। तो मैंने क्या कहा, दो टर्म्स के बीच में या तो प्लस की साइन होगी या तो माइनस की साइन होगी। तो मतलब कोई भी टर्म्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड कैसे होते हैं, या तो प्लस की साइन होती है या तो माइनस की साइन होती है। अब इसके हिसाब से आप यहां पे कह सकते हैं ना कि ये टर्म 1 है, ये टर्म 2 है और ये टर्म 3 है। तीन टर्म्स हैं। तो कोई भी टर्म कैसे बन सकता है, कोई भी टर्म मान लो कोई नंबर होगा उसके साथ में वेरिएबल हो तो भी वो एक टर्म कहलाएगा, या फिर वो खाली अकेला वेरिएबल होगा तो भी वो टर्म कहलाएगा, खाली वो नंबर होगा तो भी वो टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सब टर्म्स कहला सकते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे सपोज ऐसा लिखा हो 2 + x - 3y। ठीक है, तो यहां पे ये भी एक टर्म है 2x भी एक टर्म है और यहां पे -3y वो भी एक टर्म है। ठीक है, तो टर्म का मतलब कि कोई एक नंबर भी हो सकता है उसके अंदर, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर एक नंबर है तो वो भी एक टर्म कहलाएगा, अगर खाली वेरिएबल है तो वो भी कहलाएगा, या फिर एक नंबर और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन वो भी एक टर्म कहलाएगा। तो यहां पे ऊपर कितने टर्म्स हैं बेटा, 3 टर्म्स हैं, राइट। और फिर से बताता हूं, कोई भी टर्म होंगे, कोई भी दो टर्म्स के बीच में कनेक्शन कैसे होगा, या तो प्लस की साइन होगी या तो मल्टीप्लाई की साइन होगी। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको आप बोलते हैं, फैक्टर्स। सपोज मैंने यहां पे लिखा 20। ठीक है, अब 20 कौन कौन से टेबल में आता है, या फिर 20 आप कैसे ले सकते हो, कोई भी दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 आता हो ऐसा, तो आप बताओगे सर हाँ मुझे पता तो है 2 और 10 20 ये होगा, फिर 4 × 5 ये भी 20 होगा, हाँ। और कोई है कॉम्बिनेशन 5 × 4 ये लिखने की जरूरत नहीं है, 10 × 2 ये लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सब जो है ना 2, 10, 4 और 5 ये सब फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं ये सब, ये सब 20 के फैक्टर्स हैं। तो आप कहोगे सर ये तो हमको पहले से पता है, ये नंबर के बारे में आप क्या बता रहे हो यार, नंबर है ना 20 कैसे बनता है, 2 और 10 को मल्टीप्लाई किया 20 बन गया, या फिर 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया 20 बन गया, तो ये 20 के फैक्टर्स हो गए, ये तो हमें पता है। लेकिन अगर अलजेब्रा में कोई टर्म है, कोई टर्म मान लो ये एक टर्म है 2xy, ये एक टर्म है। अब ये टर्म कैसे बनता है, किन किन को मिला के बनता है, किन को मल्टीप्लाई करके बनता है, तो ये इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 2x और y, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो ये जो टर्म है इस टर्म के फैक्टर्स क्या होंगे, ये सब उसके फैक्टर्स होंगे। दीज आर द फैक्टर्स। सो यू विल से द फैक्टर्स आर 2x एंड y। तो आप सिंपल अब समझ गए होगे कि फैक्टर्स का मतलब क्या, फैक्टर्स का मतलब वो सारे नंबर्स या वेरिएबल्स जिनको मल्टीप्लाई करके एक टर्म बनता है। सपोज यहां पे एक टर्म ये रहा 2, अब 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के फैक्टर्स तो सिर्फ ये ना 2 और 1, 2 के फैक्टर्स, है ना, या फिर वो नंबर खुद बस खाली, दैट्स इट। अगर x खाली है तो x, तो यहां पे x ही उसका फैक्टर है बस, या फिर 1, x और 1। अब अगर ऐसा दिखा है तो बताना मुझे 3x, अगर 3x है ये एक टर्म है तो इस टर्म का फैक्टर क्या होगा, इस टर्म के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3 है और x है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बना है ना। वैसे ही अगर ये वाला टर्म है सपोज -2x, तो इसमें फैक्टर्स क्या हैं, एक तो -2 है और दूसरा x है। सो बच्चों इसमें मान लो कि एक टर्म ये रहा, एक टर्म है ये 6xy, तो आप कहोगे सर हाँ इसके फैक्टर्स हमें पता है, इसके फैक्टर्स हैं 6x और y। लेकिन अगर इसके आगे माइनस की साइन हो तो क्या ये माइनस भी इसमें आता है, हाँ माइनस भी इसमें गिना जाएगा। अब एक और बात है, आप देख रहे हो इन सभी फैक्टर्स में एक नंबर भी है और बाकी सब वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसको क्या बोलेंगे, जो भी इसमें वेरिएबल्स होते हैं, जैसे ये x और y वेरिएबल है तो इनको बोलते हैं लिटरल फैक्टर्स। लिटरल फैक्टर्स, LITERAL, लिटरल
फैक्टर्स, और ये जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी टर्म के दो तरह के फैक्टर्स निकल सकते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर या फिर लिटरल फैक्टर। अगर मान लो सिर्फ ये एक टर्म है x, तो इसका तो सिर्फ लिटरल फैक्टर ही निकलेगा, है ना। लिटरल फैक्टर क्या है उसका, वो x खुद। इसी तरह से सपोज ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन आपको ये दिया है 7x - 4y। अब इसमें आपको बोला है कि आप इसमें टर्म्स और फैक्टर्स फाइंड आउट करो। चलो, तो अगर मैं टर्म्स फाइंड आउट करूं तो यहां पे दो टर्म्स हैं। कौन कौन से दो टर्म्स हैं? 7x और -4y, ये दो टर्म्स है। ठीक, और इसमें फैक्टर्स कितने हैं? देखो फैक्टर्स कौन कौन से हैं आपको पता है ना, हर टर्म के फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो टर्म है 7x, उसके फैक्टर्स कौन है? 7 और x है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे -4 और y है। इस तरह से फैक्टर्स हो गए। अब आपको पता है दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, राइट, न्यूमेरिकल फैक्टर्स और लिटरल फैक्टर्स। यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 7 और -4, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 और -4। लिटरल फैक्टर्स कौन से हैं? x और y, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x और y। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भाई कौन से फैक्टर किसके हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे ये वाला टर्म है पूरा, ये 7x जो टर्म है, तो उसमें न्यूमेरिकल फैक्टर कौन सा है? 7 है, और लिटरल फैक्टर कौन सा है? x है। वैसे यहां पे न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? -4, और लिटरल फैक्टर क्या है? y। अब बच्चों बात करते हैं कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट क्या होता है? अगर कोई भी एक टर्म है, ठीक है, एक टर्म है, तो उस टर्म के कुछ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट होता है ना, कोएफिशिएंट वो उस टर्म का एक फैक्टर होता है। ठीक है, और वैसे ही बाकी सारे जो उस फैक्टर्स के सिवाय बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं उन सब का वो कोएफिशिएंट कहलाएगा। आप सोचोगे सर कहना क्या चाहते हो? देखो, जैसे सपोज ये एक टर्म है 2ab, तो बच्चों जैसे ये एक टर्म है 2ab, तो आपको पता है 2ab कैसे बना हुआ है? ये बना हुआ है 2a और b, इन सबको मल्टीप्लाई करके। तो आपको पता चला कि 2ab जो है उसके कितने फैक्टर्स है? उसके 3 फैक्टर्स है। अब 3 फैक्टर्स में से ये दोनों जो है वो तो वेरिएबल है, तो इनको बोलते हैं लिटरल कोएफिशिएंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? लिटरल कोएफिशिएंट्स, लिटरल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, वैसे ये वाला जो नंबर होगा ना उसको बोलेंगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहां पे अगर आपको बात करनी हो कि भाई इसमें किसका कोएफिशिएंट क्या है, सपोज यहां पे अगर ऐसा पूछा हो, ठीक है, मैं आपको इसी के अंदर समझाता हूं। अगर आपको ऐसा पूछा हो कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ ए क्या है, तो बच्चों यहां पे आप जैसा देख सकते हैं कि ये जो एक टर्म है 2ab, ठीक है, अब उसके कोएफिशिएंट हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना मतलब देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ ए, तो ए को छोड़ के जो भी कुछ है वो उसका कोएफिशिएंट है। तो ए के सिवाय क्या यहाँ पे है? 2b, तो 2b जो है वो कोएफिशिएंट है ए का। वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ b, वैसे ही अगर पूछा जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ b, तो b को छोड़ के जो भी है वो, राइट। वैसे कोएफिशिएंट ऑफ ab अगर पूछा जाए तो ab को छोड़ के क्या बचा है? खाली 2। कोएफिशिएंट ऑफ 2, तो 2 को छोड़ के जो बचा है वो। इजी है, इस तरह से आप किसी भी चीज का कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे यहां पे लिखा है 4xy - 10, ये एक एक्सप्रेशन है। अब आपको पता है कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं बेटा? इसके अंदर 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। कौन कौन से? एक तो 4xy और दूसरा टर्म क्या है? -10। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हो गए। और अगर आपको पूछा हो, मैं कोएफिशिएंट के बदले खाली c लिख रहा हूं, ठीक है, COFF, कोएफिशिएंट अगर पूछा हो कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो यहां पे x किसके साथ में है? 4xy है ना, उस वाले में है ना, तो x को छोड़ के बाकी सब जो है वो x का कोएफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है,
वैसे ही पूछा हो कोएफिशिएंट ऑफ y, तो आप सोचो y कहाँ पे है, इधर है y 4xy के अंदर, तो y को छुपा दो और बाकी क्या बचा 4x, वो हो गया y का कोएफिशिएंट। वैसे ही अगर बोला हो कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पे लिखता हूं ठीक है, अगर बोला हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इसी के अंदर, हाँ एक्स वाई, तो एक्स वाई जो है वो कहां पे कौन से टर्म में है, 4xy वाले टर्म में है, तो एक्स वाई को छोड़ के क्या बचा 4 बचा। वैसे ही आपको बोला हो कोएफिशिएंट ऑफ 4, तो 4 को छोड़ के क्या बचा एक्स वाई, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें आप 10 को तो भूल गए, 10 आपने क्यों कुछ बोला नहीं 10, देखो 10 है ना, 10 एक कांस्टेंट कहलाएगा, 10 यहां पे एक कांस्टेंट भी है, 10 एक कांस्टेंट भी है, एक्चुअली -10 बोलेंगे इसको, ठीक है -10, और ये एक टर्म भी है, तो यहां पे टर्म क्या है दूसरा -10, और कोएफिशिएंट क्या है, और उसका कोएफिशिएंट तो नहीं, बस ये क्योंकि नंबर ही है ना, ये सिर्फ नंबर है राइट, तो यहां पे कांस्टेंट वो कहलाएगा 10, ठीक है। तो बच्चों आपने देखा यहां पे एक टर्म जो है वो एक कांस्टेंट भी हो सकता है अकेला, और उसका अगर कोएफिशिएंट निकालने जाओगे तो भाई उसका तो कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, खाली वो ही अकेला ही है 10 है ना, -10 है। अब बच्चों बात करते हैं पावर ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल की पावर क्या होगी, सपोज कोई भी वेरिएबल है, सपोज x एक वेरिएबल है ठीक है, और x को आप उसी खुद से 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो कि x और x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप उसको कैसे लिखोगे, आप उसको लिखोगे इस तरह से x स्क्वायर। हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग बोलते हैं x स्क्वायर, ये बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे x टू द पावर 2, या फिर x रेज टू 2, x रेज्ड टू 2, ऐसा। बट ज्यादातर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं और ये बोलते हैं, ठीक है, x टू द पावर 2 या फिर x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर, ये तो मैंने पहले बता दिया राइट। तो उसी तरह से ये जो ऊपर नंबर है ना 2, ठीक है, वो क्या होगा, वो इस वेरिएबल की पावर है, वो इस वेरिएबल की पावर है। वैसे ही अगर x को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया खुद से, x 3 बार खुद से मल्टीप्लाई हुआ, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे x रेज टू 3, देखो मैंने क्या बोला x रेज टू 3, या फिर आप बोलोगे x क्यूब, या फिर x टू द पावर 3, इस तरह से, ठीक है। तो जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल को कितनी बार उससे मल्टीप्लाई किया है तो वो उसकी पावर बन जाती है, ठीक है बेटा। अब अगर इस तरह से लिखा जाए तो x यहां पे 2 बार मल्टीप्लाई किया है, फिर वहीं पे y 2 बार मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, ये x यहाँ पे 2 बार है तो x स्क्वायर, और y यहाँ पे 2 बार है तो उसके साथ में y स्क्वायर। अब इनके बीच में भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इस तरह से अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन बताने की स्पेसिफिकली जरूरत नहीं होती। तो ये हो गया पावर ऑफ अ वेरिएबल। पावर ऑफ ए वेरिएबल एक बार लास्ट में दिखाता हूं, कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर जो ऊपर यहाँ पे नंबर होता है ना छोटा सा जो लिखा होता है, दैट इज द पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब बच्चों बात करते हैं लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं, व्हाट आर लाइक टर्म्स। आप पहले ऑब्जर्व करना और बता देना, ठीक है, आपको खुद पता चल जाएगा। सपोज यहां पे लिखा है मैंने 4x, यहां पे 5x लिखा है, मैंने यहां पे लिखा है -152x, ठीक है, और यहां पे लिखा है -2/5x। तो ये सब लाइक टर्म्स है, ठीक है। आप सोचोगे ओके सर पता चल गया, लाइक टर्म्स मतलब क्या, ऐसे टर्म्स जिनका वेरिएबल सेम होता है, वेरिएबल सेम होता है और वेरिएबल की पावर भी सेम होती है। दोनों चीजें फाइंड आउट कर, दोनों चीजें ध्यान में रखना है, वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल की पावर। यहां पे वेरिएबल की पावर क्या है, x के ऊपर कुछ है क्या, नहीं, मतलब वेरिएबल की पावर यहां पे 1 है, 1। तो ये लाइक टर्म्स हो गए।
और भी एग्जांपल देता हूं लाइक टर्म्स के। सपोज 2x² माइनस 13x² माइनस 125x²। यहां पे भी देखो वेरिएबल x है, हाँ, और वेरिएबल की पावर वही है। तो खाली आपको लाइक टर्म्स देखने के लिए दो चीजें देखनी है। क्या देखना है? एक तो देखना है वेरिएबल और साथ में उसकी पावर। ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, दोनों की दोनों चीजें। ऐसा नहीं कि एक वेरिएबल है लेकिन पावर अलग अलग है तो नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे x के ऊपर पावर क्या है 2, यहाँ पे x के ऊपर पावर 2, x के ऊपर पावर 2, तो ये सब जो है वो लाइक टर्म्स कहलाएंगे, लाइक टर्म्स कहलाएंगे। ओके, तो वैसे ही अनलाइक टर्म्स क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स देखो आपको बताता हूं। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 5x² है, यहाँ पे -152xy। देख लो यहाँ पे, क्या यहाँ पे सभी टर्म्स के ऊपर वेरिएबल सेम है? यहाँ पे x है, आप कहोगे सर यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। नहीं, हमें क्या देखना है? हमें वेरिएबल तो देखना है, वेरिएबल के साथ में उसकी पावर भी तो देखनी है हमें। दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें। तो यहाँ पे x है, x की पावर क्या है 1, यहाँ पे भी x है लेकिन यहाँ पे पावर 2 है। तो ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स हो गए। क्या हो गए बेटा? अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। वैसे यहां पे देखो -152xy, यहां पे x की पावर 1 है और y की पावर 1 है, तो यहां पे x y दोनों एक साथ में है। ठीक है, यहां पे दोनों एक साथ में x y है, तो ये सब के सब अलग अलग है। वैसे ही एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज यहां पे इस तरह से है, ठीक है, ऐसा। तो यहां पे कहोगे सर यहां पे देखो x y दोनों है, हाँ दोनों है। सर यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 2 है। तो ये दोनों फिर भी लाइक टर्म्स नहीं कहलाएंगे, क्योंकि लाइक टर्म्स का मतलब क्या? जो वेरिएबल है उसकी पावर जो यहाँ पे है वो इधर भी वैसे ही होनी चाहिए, प्लस यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो भी इधर वैसे ही होनी चाहिए, राइट? तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, इसीलिए ये अनलाइक टर्म्स है। आई होप इतना काफी है यार, मैंने कब से समझा रहा हूं मैं, है ना? चलो अब देखते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स हमने फाइंड आउट करने हैं। हर चीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ना, उसके लिए एक कॉमन वर्ड है और वो वर्ड है पॉलिनोमियल। क्या वर्ड है बेटा? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल ना ज्यादातर किसके लिए यूज होता है? एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें दो या फिर दो से ज्यादा टर्म्स हों, दो या फिर दो से ज्यादा टर्म्स होंगे ना, उसको आप पॉलिनोमियल्स बोलते हो। लेकिन कॉमन अगर देखा जाए ना, एकदम कॉमन, एकदम प्योर में, तो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वन टर्म वाला हो, दो वन से ज्यादा टर्म वाला हो, उसको पॉलिनोमियल कह सकते हैं, ऐसा। ओके, तो एक पॉलिनोमियल कब पॉलिनोमियल कहलाएगा? उसकी तीन कंडीशंस है, तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर एक कांस्टेंट हो सकता है, हाँ कांस्टेंट हो सकता है, और एंड वेरिएबल भी हो सकते हैं उसके अंदर, यस, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? जो वेरिएबल की पावर होगी ना बेटा, वेरिएबल की जो यहां पे पावर होगी ना, वो पावर कैसी होनी चाहिए? वो पावर एक होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? होल नंबर। आपको तो पता ही है होल नंबर मतलब क्या? होल नंबर मतलब 0 1 2 3, ये सब होल नंबर है। तो जो वेरिएबल की पावर होगी ना, वो होल नंबर में ही होना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि उसको आप किसी वेरिएबल से डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइडेड बाय वेरिएबल ये नहीं होना चाहिए। कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें आप वेरिएबल नीचे है, वेरिएबल नीचे है, डिवाइड हो रहा है, जैसे कि यहां पे है 2/x, तो यहां पे वेरिएबल नीचे है ना, तो 2 इज डिवाइडेड बाय वेरिएबल, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 2/x है ना, इसको आप अगर ऐसे लिखोगे ना ऊपर, तो आप ऐसा लिखोगे 2
x रेज टू -1, है ना। अब सेकेंड वाला पॉइंट देखो कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए, तो ये जो -1 है वो तो होल नंबर नहीं है, इसीलिए ये नॉट पॉसिबल होगा। दिस विल नॉट बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहां पे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, और अगर उसको न्यूमरेटर में लाओगे तो उसकी पावर एक नेगेटिव नंबर होगा, और हमारी कंडीशन के हिसाब से पॉलिनोमियल वही हो सकता है जिसके वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो, उसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल या कांस्टेंट दोनों का मिक्सचर हो, वो सब। ओके, अब इसको जरा मैं मिटा देता हूं। अब इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि भाई एक टर्म होगा तो उसको क्या बोलेंगे, दो टर्म होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, है ना। शायद आप में से कई सारे बच्चों को पहले से पता होगा ये, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो, अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स, वहां पे सिर्फ एक टर्म है तो उसको क्या बोलेंगे। वैसे दो टर्म है तो क्या बोलेंगे, और तीन टर्म है तो क्या होगा। तो यहां पे ये जो पॉलिनोमियल होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा। ठीक है, अगर एक टर्म होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं बेटा? मोनोमियल। एक टर्म है, यहां पे मैं एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपका साथ में ये सब कवर हो जाए। आप अच्छे से नोट्स इसको बनाते चलना। एक टर्म, क्या 2 एक टर्म कहलाएगा? हाँ, कोई नंबर भी हो सकता है, या फिर 2x, एक नंबर और एक वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन, वो भी, ये भी तो एक टर्म है। हाँ, सिर्फ एक वेरिएबल, वो भी एक टर्म है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है मोनोमियल का। उसमें एक नंबर हो सकता है कांस्टेंट, वो भी एक टर्म है। दूसरा, एक नंबर और एक वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन, वो भी एक टर्म है, या फिर अकेला वेरिएबल। अब अगर दो टर्म्स होंगे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? दो टर्म्स होंगे तो उसको बोलते हैं बाइनोमियल। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल। एग्जाम्पल, सपोज 2 + x। देखो यहां पे दो टर्म्स है ना, 2 और x। क्यों मैंने कहा यहां पे दो टर्म्स है? क्योंकि अगर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में अगर ध्यान दिया होगा तो आपको पता होगा कि टर्म्स कैसे पता चलते हैं। दो टर्म्स के बीच में या तो प्लस या तो माइनस की साइन होती है। यहां पे है ना दो टर्म्स के बीच में, तो दो टर्म्स इस तरह से, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो XY Z + 1। यहां पे नजीक में ही रेलवे स्टेशन है इसलिए ये आवाज आती रहती है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। XYZ + 1, तो ये हो गया, कुछ ज्यादा ही आ रही है। तो ये हो गए बाइनोमियल के एग्जांपल्स। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। 12 + 3XY, तो यहां पे भी दो टर्म्स हो गए ना। आप ये समझ लेना कि प्लस के बदले माइनस की साइन होगी तो भी चलेगा, बाइनोमियल। अब अगर तीन टर्म होंगे तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स होंगे ना तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। एग्जांपल, तीन टर्म्स वाले x + y + z, ये भी एक ट्राइनोमियल है। हाँ, एक और एग्जांपल देखते हैं, 4 + mn + n², तो ये भी एक ट्राइनोमियल है। हाँ, फिर अगर ऐसा बोला जाए m² + mn + 16x, तो ये भी एक ट्राइनोमियल है। बट खाली आपको सिंपल ये याद रखना है कि ट्राइनोमियल का मतलब क्या? अ पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, अ पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 3 टर्म्स, ट्राइनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा? अ पॉलिनोमियल विच कंटेन्स 2 टर्म्स। और मोनोमियल मतलब अ पॉलिनोमियल विच कंटेन्स ओनली 1 टर्म। ठीक है बेटा, अब इसके ऊपर से आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिस के लिए। रेडी? आपकी नोटबुक और पेन रेडी रखिएगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताना कि आपका आंसर क्या आया। ठीक है, अदरवाइज सिर्फ देखते रहने से मैथ्स नहीं आएगा आपको। चलो, आप मुझे बताना कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। ओके, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। x + y, सेकेंड वाला 6x +
5y माइनस 6z। फिर नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वन है वाई स्क्वायर प्लस 2। फिर वैसे ही लास्ट वन है z स्क्वायर। ठीक है, तो इन सब के आप आंसर्स फाइंड आउट करके लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं किस किस बच्चों को ये राइट आंसर आता है। जिसका भी राइट आंसर आएगा मेरी तरफ से उसको हार्ट मिलेगा, हार्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा है, बस और कुछ नहीं बेटा। ठीक है, बट मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। ओके, और अगर कोई बच्चा अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको मैं जरूर एंकरेज करता हूँ। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। कौन सा मेथड बेटा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये मेथड क्या कहता है, देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब इसमें एक वर्ड है, वो आप दीजिए, वो आप ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट ये वर्ड है। देखो क्रिकेट में ये क्या होता है ना, क्रिकेट में जो 11 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं ना टीम में, ठीक है, 11 प्लेयर्स मान लो ग्राउंड पे खेल रहे हैं और उनमें से कोई एक प्लेयर इंजर्ड हो चुका है। ठीक है, कोई एक प्लेयर है जो इंजर्ड हो गया तो वो बेचारा वापस चला जाता है। अब उसकी जगह पे जो दूसरा बंदा आता है वो सब्स्टिट्यूट कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? सब्स्टिट्यूट। तो उसमें बोला जाता है भाई ये जो बंदा है ये वाला वो सब्स्टिट्यूट है किसका? 1 का। ओके, तो सब्स्टिट्यूट क्या करता है, एक जगह किसी की ले लेता है। तो वैसे ही ये सब्स्टिट्यूट मेथड है, उसमें ना आप वेरिएबल कोई बताते हो कि भाई ये वेरिएबल है और उस वेरिएबल की जगह पे आप 2 लिख देना, तो देखो आंसर क्या निकल के आता है, ऐसा। ठीक है, चलो आपको एग्जांपल से समझाता हूं। यहां पे सपोज यहां पे एक एक्सप्रेशन है x प्लस 14। ठीक है, और यहां पे आपको x के बदले क्या लिखा है? सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2। तो आपको x की जगह पे 2 लिखना है। तो आपको इस वेरिएबल की, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड आउट करना है। तो उसकी वैल्यू क्या है बेटा? 16 उसकी वैल्यू आ गई। अगर यहीं पे अगर x के बदले सपोज होता 3, तो यहां पे क्या होता? सो x प्लस 14 में आप x की जगह पे 3 डालते तो क्या आता बेटा? 3 प्लस 14 क्या होता? 17, है ना। ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया यार। फिर अगर आप x के बदले 7 डालते तो ये जो एक्सप्रेशन है x प्लस 14 उसकी वैल्यू कुछ अलग ही हो जाती ना। x के बदले आप क्या डालते? 7 प्लस 14 तो क्या हो जाता? 21। ठीक है, तो वेरिएबल की कोई वैल्यू पुट करने से पूरे एक्सप्रेशन की एक नई वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग को एक एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको बोला होगा कि भाई अब इस एक्सप्रेशन में ना वेरिएबल की वैल्यू ये है और आप पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करो। सपोज यहां पे दिया हुआ है फाइंड वैल्यू ऑफ, मैं आपको एग्जांपल दे ही देता हूं, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन x प्लस वाई माइनस 5। ये दिया हुआ है कब? जब x कितना होगा? जब x होगा 2 और y 4 होगा। तो जब x 2 है और y 4 है तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है वो आपको फाइंड आउट करना है। बच्चों आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, कम ऑन। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 इन दिस एक्सप्रेशन। तो उसके लिए क्या होगा? यहां पे x प्लस वाई था ना, तो x क्या है? 2 है और y क्या है? 4 है। तो यहां पे ये लिख दिया और माइनस 5। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या होगा? इसको सॉल्व करो। 2 प्लस 4 क्या होता है बेटा? 6 होता है। उसके बाद माइनस 5, तो 6 माइनस 5 क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्लियर। तो ये जो एक्सप्रेशन था ना x प्लस वाई माइनस 5, उसका आंसर क्या आया? 1 आया। इस तरह से आपको एक एक्सप्रेशन दिया होगा और आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी।
तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर x इक्वल टू 6 एंड y x इक्वल टू 1। यहाँ पे एक्चुअली में 18 होगा, यहाँ पे 18 x इक्वल टू 18, ठीक है, 1 नहीं 18। तो एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ये रहा x प्लस 14। x प्लस 14 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x इक्वल टू 6 है और x इक्वल टू 18 है। तो जब x इक्वल टू 6 होगा यहाँ पे, तो क्या आप लिखोगे, x के बदले 6 लिखोगे और ये जो 14 है वो आपने लिख दिया, तो आंसर क्या है बेटा 20। वैसे ही अगर x के बदले आप 18 लिखोगे यहाँ पे, तो आंसर क्या आएगा, x प्लस 14 के बदले क्या लिखोगे 18 प्लस 14, तो आपका आंसर क्या आएगा 32। वैसे ही मान लो एक और एक्सप्रेशन है, सपोज एक्सप्रेशन है सिंपल वन, एकदम सिंपल वन दे रहा हूं बेटा, x माइनस 5। अब x माइनस 5 ये एक एक्सप्रेशन है, उसमें आपको x की वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x के बदले यहां पे 6 आएगा, तो आपने 6 लिख दिया, फिर माइनस 5 लिखो, तो 6 माइनस 5 क्या आंसर आएगा बेटा 1। इजी है ना। वैसे ही x माइनस 5 वाला एक्सप्रेशन है, उसमें x के बदले आपको 18 लिखना है, तो यहां पे आपने 18 लिख दिया, माइनस 5 माइनस 5, 18 माइनस 5 कितना होगा 13। क्लियर, ये इजी है ना। एक और एक्सप्रेशन है यहाँ पे 5x। अब देखो 5x है ना, इसका मतलब क्या होता है कि 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना। तो 5 आपने लिखा और x के बदले आपको क्या लिखना है 6 लिखना है, तो x के बदले 6 लिखना है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका 30। वेरी गुड। फिर 5x, वहां पे x के बदले आप 18 लिखोगे, तो 5 इंटू 18 क्या आंसर आएगा 90। आप ये मेरे साथ देखते हुए लिखते जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए बेटा। x अपॉन 3, सो x अपॉन 3 मैंने लिया है, यहां पे आपको x के बदले क्या लेना है 6 अपॉन 3। 6 अपॉन 3 क्या आंसर आएगा 2 आएगा ना, 3 2 जा 6, राइट। अब वैसे ही यहां पे x के बदले आपको 18 लेना है इसके लिए, तो 18 अपॉन 3 व्हाट विल बी द आंसर 3 6 जा, तो यहां पे 6 लिख दोगे, ठीक है, ओके। तो आई थिंक इतने एग्जाम्पल काफी हैं आपको ये समझने के लिए कि भाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिया होता है और वहां पे बताया होता है कि भाई इसमें जो वेरिएबल है ना, वो वेरिएबल की जगह पे अगर कोई वैल्यू दी होगी तो वो वैल्यू उसमें डाल के देखो, तब फाइंड आउट करो कि इस वेरिएबल का असली में आंसर कितना आता है, तो उसकी वैल्यू कितनी निकलती है उस वेरिएबल की, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सपोज यहां पे एक्सप्रेशन और कुछ मैं देता हूं यहां पे, ठीक है, होल्ड ऑन जस्ट अ सेकंड। सपोज यहां पे एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड, ये है, और यहां पे आपको x के बदले 3 डालना है, y के बदले 4 और z के बदले 6, ठीक है, x y और z इस तरह से। तो क्या होगा देखो, x के बदले आपको 3 डालना है, राइट, तो यहां पे x स्क्वायर है बेटा, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, बट x के बदले क्या डालना है 3, तो यहां पे 3 लिख दिया, प्लस x इंटू वाई, x क्या है आपका 3 और y क्या लेना है आपको 4, प्लस z क्या है 6, तो यहां पे 6 लिख दिया। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, फिर प्लस आपने किया, 3 4 जा क्या होता है 12, फिर प्लस 6 किया। अब ये तो इजी है ना, 12 प्लस 9 21, 21 प्लस 6 27, आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से जितना ज्यादा हो सके ना उतना एग्जाम्पल सॉल्व करो। देखो अगर नहीं आता तो आप अपने स्कूल के टीचर को पूछो, ट्यूशन के टीचर को पूछो, जब भी आपके टीचर फ्री हैं तब उनको पूछो, या फिर क्लास में कोई बच्चा है जिसको ये सब आता है तो उसको पकड़ो, उससे पूछो कि प्लीज यार मुझे जरा बता देना, है ना। और ये सब करने के बावजूद भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो रहा पता नहीं क्या, तो जब घर पे जाओ ना बेटा, तो घर पे जाके एटलीस्ट आप
फिक्स करके बैठो कि आज मुझे ये वाला टॉपिक फिनिश करना है। कोई एक टॉपिक है, उसको मुझे फिनिश करना है और उसके लिए मैं 1 घंटा या 30 मिनट्स देने को तैयार हूं। तो जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठो घर पे, तो उस टाइम पे आपके आसपास में कोई नहीं होना चाहिए आपको डिस्टर्ब करने के लिए। हाँ, अगर आपके बड़े भाई, बड़ी बहन या मम्मी या पापा हैं जो आपको रोज स्टडीज में हेल्प करते हैं, तो वो आपके साथ में बैठे। बट जब तक आप खुद आपका पेन और नोटबुक लेके लिखते नहीं हो, तब तक ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है। और आप YouTube में से भी देख के, किसी वीडियो में से देख के, जो भी टीचर आपको लगता है कि यार ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, तो उसका वीडियो देखो। अगर आपको लगता है कि यार मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा, तो कोई दूसरा वीडियो देखो, क्या पता कोई दूसरे टीचर का आपको समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे ना हमारे YouTube वीडियोस के, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, काफी सारे बच्चों को उससे फायदा होता है और काफी सारे बच्चे फिर खुश होकर कमेंट करते हैं। ओके, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ऐसा ही है, एकदम स्लो, स्टडी, आराम से एक एक चीज लिख लिख के, बोल बोल के पढ़ाना होता है। चलो बच्चों आगे देखिए। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है काफी सारे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन दी एक्सप्रेशन 4/3xz फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x y। ये सब चलो, तो इसको तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट्स डू इट। ये जो है ना 4/3xz, उसके अंदर कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो x को छुपा दो और जो बाकी बचा वो x का कोएफिशिएंट होगा। तो यहां पे आंसर क्या आएगा? यहां पे आंसर आएगा 4/3z। क्लियर हुआ? वैसे ही आपको बोला है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ z इसके अंदर, तो z को छुपा दो। तो यहां पे क्या बचेगा z के सिवाय? z के सिवाय ये बचेगा ना 4/3x। ठीक है, तो वो कोएफिशिएंट है किसका? z का। वैसे ही xz का कोएफिशिएंट क्या है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ xz। तो xz को छुपा दो, क्या बचेगा? 4/3। ये तो इजी था यार। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दी एक्सप्रेशन 4x² y², इस एक्सप्रेशन में आपको कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो सेम वही मेथड है, जो आपको पूछा है उसको छुपा दो, बाकी जो बचा वही उसका कोएफिशिएंट होगा। जैसे यहां पे पूछा है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x², तो इसके अंदर 4x² y² के अंदर अगर आप x² को छुपाते हो तो क्या बचता है? 4y² बचता है ना, तो वही तो आंसर है। वैसे ही y² का कोएफिशिएंट क्या होगा? तो y² को छुपा दो, क्या बचा? 4x²। अब यहां पे देखो x² y² का कोएफिशिएंट क्या होगा इसके अंदर? तो x² y² को छुपा दो, क्या बचा? 4। इजी। चलो बढ़ते हैं आगे। राइट द फॉलोइंग वेरिएबल्स एज पावर्स, मतलब यहां पे जो लिखा है ना a इंटू a इंटू a इंटू c इंटू c इंटू c, उसको आप कैसे लिख सकते हो? पावर के फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो? देखो यहाँ पे a जो है वो खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो आप यहां पे लिखोगे a⁻3, है ना। ये जो 3 है वो थोड़ा सा छोटा लिखना और ऊपर लिखना। c कितनी बार है? 3 बार, तो यहां पे लिखोगे c⁻3। आपने देखा एक चीज, मैंने a³ और c³ के बीच में मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं डाली, क्योंकि अलजेब्रा में ये अंडरस्टूड होता है। अगर इस तरह से कोई चीज लिखी है a और b, इसका मतलब क्या? इसका मतलब a और b दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बट अलजेब्रा में ये मल्टीप्लिकेशन की साइन किसी दो वेरिएबल्स के बीच में या टर्म्स के, इनके बीच में बताने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, दो वेरिएबल्स या दो कांस्टेंट्स, या दो कांस्टेंट तो नहीं, दो वेरिएबल के बीच में, या फिर एक वेरिएबल एक कांस्टेंट के बीच में, इस तरह से कुछ बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर ये लिखा है ना 2x, तो ये बताने की जरूरत नहीं कि 2 into x, भाई दैट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे ये x तो है ही, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन तो हो ही रहा है। अब चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? p इंटू p इंटू p इंटू p। भाई ओहो, p कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स p है, तो p की पावर क्या होगी? p⁵5। ठीक है, थोड़ा सा साइड में ऐसे, यार मैंने गलत लिख दिया, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड। ठीक है, यहां पे 5 थोड़ा सा इस तरफ लिखना होता है। अब देखो q कितनी बार है? q 2 बार है, तो q आपने यहां पे 2 बार लिख दिया। डन। p⁵ एंड q⁵2, या फिर p⁵ एंड q² ऐसा लिखेंगे।
बहुत इजी है बेटा, एक बार खाली ध्यान देने जैसा है। देखो x कितनी बार है, यहाँ पे 4 बार है x, तो यहाँ पे आपने x रेज टू 4 लिख दिया, ठीक है। और y कितनी बार है वो देख लो, y भी यहाँ पे 4 बार है, 4 टाइम्स है, तो y रेज टू 4 लिख दिया। फिर देखो z क्या है, z भी 4 बार है अच्छा है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, x y और z तीनों की पावर एक ही है ना, तीनों की पावर एक ही है, तो वो जो पावर है वो ऊपर लिख सकते हैं ऐसा। बट ये आपको आगे के चैप्टर्स में आएगा, अभी कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अभी जो मैंने यहाँ पे ऊपर बताया उसी के पे ध्यान देना। अब देखते हैं नेक्स्ट, a इंटू ए कितनी बार आया, 2 बार आया, तो a के ऊपर पावर 2। b कितनी बार आया, 3 बार, तो b के ऊपर पावर 3। c कितनी बार आया, 2 बार, तो c के ऊपर पावर 2। डन, a स्क्वायर b क्यूब c स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एल्जेब्रिक टर्म्स। यहां पे आपको लाइक टर्म्स फाइंड आउट करना है। यस बच्चों, तो इसी क्वेश्चन 3 को मैंने दूसरे स्लाइड पे लिख दिया है ताकि हम अच्छे से उसको देख पाए। अब देखो इन सब में लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक टर्म्स के लिए क्या होना चाहिए, लाइक टर्म्स के लिए वेरिएबल और उसकी पावर सेम होने चाहिए। चलो देखते हैं, x y स्क्वायर और z, तो क्या दूसरा कोई है जिसमें x y स्क्वायर z है, हाँ ये रहा x y स्क्वायर z, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए। और कोई लाइक टर्म है क्या जहां पे y स्क्वायर हो और x और z हो, यहां पे तो y क्यूब है, यहां पे y स्क्वायर है, तो x y स्क्वायर z ये भी हो गया, तो ये 3 लाइक टर्म्स हैं। ओके, खाली ये अकेला बेचारा बच गया, तो ये 3 लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो सेम है और वेरिएबल की जो पावर है ना, x की पावर 1, z की पावर 1 और y की पावर 2, वो सब इनमें सब में वैसा ही है। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, बी स्क्वायर ए एक्स और ये सब है ना, तो देखते हैं इसमें यहाँ पे बी स्क्वायर है, ए है और एक्स है, तो मतलब ए की पावर 1, एक्स की पावर 1 और बी की पावर 2 होनी चाहिए। ऐसा कहाँ पे है, b की पावर 2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे b की पावर 2 है, यहाँ पे a है, x है, a की पावर 1, यहाँ पे a की पावर 1 और x की पावर 1, तो एक ये रहा, तो ये एक टर्म हो गया और एक ये टर्म हो गया। और कोई दूसरा है जहां पे b स्क्वायर हो और a और x अकेला हो, ये रहा, राइट। तो लाइक टर्म्स कौन से हो गए, लाइक टर्म्स एक तो ये हो गए, लाइक टर्म्स अगर हैं तो उनका आप ग्रुप लिख दोगे ना कि भाई लाइक टर्म्स कौन कौन से हैं। एक तो लाइक टर्म्स ये है बी स्क्वायर ए एक्स, फिर -6ax बी स्क्वायर, फिर 4x a बी स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स का ये पूरा एक ग्रुप है कि भाई हम तीनों एक ही टीम में है ऐसा। और दूसरा लाइक टर्म जो है उसका भी कोई ग्रुप है क्या, देखो बी एक्स और ए स्क्वायर, बी एक्स और ए स्क्वायर, बी एक्स और यहाँ पे सॉरी ए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ पे ए की पावर 1 है, तो भाई ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। क्या है, दोनों अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन कौन से जो बाकी बचे, वो फाइ बी एक्स और ए स्क्वायर, यहाँ पे है 8 बी ए और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो टर्म्स, लाइक टर्म्स कब होते हैं बेटा, लाइक टर्म्स कब होते हैं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। लाइक टर्म्स तब होते हैं जब आप उनके वेरिएबल और उनकी पावर, इन दोनों चीजों को सेम सेम पाते हो, ठीक है। वेरिएबल और पावर दोनों की दोनों चीजें अगर सेम होंगी तो ही वो लाइक टर्म कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। चलो देखते हैं आगे, यहां पे अब देखते हैं यहाँ पे L की पावर क्या है, कोई नहीं है ना, तो L की पावर 1 है और M की पावर 2 है और N की पावर 2 है। लाइक टर्म्स में ना ये जो आगे नंबर होता है ना, वो नंबर देखने की जरूरत ही नहीं है, नंबर पे डिपेंड नहीं करता, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे L की पावर क्या है 1, M की पावर 2 और N की पावर 2। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा कहां पे है जहां पे
l की पावर 1 हो, n की पावर 2 और m की पावर 2, यहाँ पे तो नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है ना। तो ये वाला तो बेचारा अकेला रह गया। अब देखते हैं क्या पता यहां पे हो ऐसा, है ना, हो सकता है। m क्यूब, ठीक है, n स्क्वायर, नहीं यहां पे n है और यहां पे l है, तो यहां पे l स्क्वायर है। कहीं मैंने ऐसा तो नहीं किया, मैंने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया हो। 4m क्यूब n स्क्वायर l, 6l स्क्वायर m क्यूब। नहीं जी, मैंने क्वेश्चन ठीक लिखा है बेटा। तो ये भी नहीं है। अब क्या बचा, अब कोई है ही नहीं इसमें जो कि लाइक टर्म हो, है ना, कोई है ही नहीं। देखो इसके जैसा कोई था नहीं, यहाँ पे भी m क्यूब है, तो यहाँ पे m क्यूब है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू, n की पावर 2 है, यहाँ पे n की पावर 1 है, तो ये दोनों भी नहीं हुए। तो ये क्या इसके साथ होगा, नहीं, यहाँ पे n की पावर 2 है, यहाँ पे n की पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, देयर आर नो लाइक टर्म्स, नो लाइक टर्म्स हियर। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो इसी तरह से मैथ्स आप करते हो, मैं आपको ये फटाफट सिखा दूं ना धड़ 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 करके, और 10 मिनट में 15 मिनट में वीडियो फिनिश कर दूं, बट आप सीखोगे कुछ नहीं। इसीलिए आराम से स्लोली इसको देखते हुए समझते हुए सीखो। चलो देखते हैं यहाँ पे x की पावर क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो 1 है। y की पावर क्या है 1, z की पावर 2। तो अब हम लोग ऐसा एक टर्म ढूंढेंगे जो इसके साथ मैच करता है क्या कोई। x की पावर 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये छोड़ दो, यहाँ पे भी नहीं, ये छोड़ दो, यहाँ पे x की पावर 1 है, हाँ, y की पावर 1 यहाँ पे है, यस, z की पावर 2 है, यस। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गए, राइट। तो यहाँ पे मैं लाइक टर्म्स की एक टीम जो है, लाइक टर्म्स की एक टीम है, वो क्या है x y z स्क्वायर और -4x y z स्क्वायर, ये एक टीम हो गई। क्या दूसरी टीम ये है क्या, नहीं। क्यों पता है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर यहाँ पे 1 है। y की पावर कुछ नहीं है ना, मतलब यहाँ पे 1 है। यहाँ पे z 2 बार है, तो z 2 बार है, मतलब z की पावर 2 है। तो x की पावर 2, y की पावर 1 और z की पावर 2। यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 और z की पावर 1। तो ये दोनों नहीं है। सो दिस टू आर अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स आप किसको लिखोगे, जो बाकी बचे हैं दोनों, उसको लिख दो अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे क्या था, -x स्क्वायर y z z और 5x स्क्वायर y स्क्वायर z, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है। बेटा इस तरह से सोच समझ के प्रैक्टिस करना होता है, मैथ्स में समझना होता है। एक बार समझने में टाइम आपने निकाल दिया, आप अच्छे समझ गए, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कर पाओगे। चलो देखते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन 4 में बताना है भाई मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन में एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स है। मैं यहां पे लिख दूं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई और एक्स। तो यहां पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3, तो 3 टर्म्स हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ट्राइनोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल। वैसे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां पे तो एक ही टर्म है, तो ये क्या हो गया मोनोमियल, राइट। वैसे यहां पे देखो, यहां पे कितने टर्म्स हैं, ए स्क्वायर पी सी क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो यहां पे 2 टर्म्स है ना, क्योंकि 2 टर्म्स के बीच में या तो प्लस या माइनस की साइन होती है। तो यहां पे 2 टर्म्स हैं, तो दिस इज बाइनोमियल। वैसे ये वाला यहां पे नीचे लिखूंगा नहीं, 6x⁴, 5y और 4xy क्यूब। तो यहां पे 3 टर्म्स हैं। अब 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गया ट्राइनोमियल। इजी है। अब क्वेश्चन 5 जो है ना, वो उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे करूंगा अच्छे से, क्योंकि यहां पे इवेल्युएट करना है। यहां पे ये पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उस एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल है ना,
वो वेरिएबल की वैल्यू आपको ये डालनी है। जैसे x की वैल्यू क्या डालनी है आपको 6, y की वैल्यू क्या डालनी है 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 5 है ना वो मैंने आगे किया है, लिखा हुआ है, तो लेट्स डू इट। 2x प्लस वाई डिवाइड बाई 4, इसमें आपको x की वैल्यू 6 डालनी है और y की वैल्यू 4 डालनी है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे करते हैं हम लोग। x के बदले आपको क्या डालना है 6, y के बदले 4 और यहाँ पे डिवाइड बाय 4 है। तो अगर आप बॉडमास रूल फॉलो करते हो तो आपको पता है बॉडमास रूल के हिसाब से डिवीजन हो जाता है ना, प्लस के पहले डिवीजन होता है, राइट। बॉडमास में है ना डिवीजन आता है, बाद में एडिशन आता है। और ये जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो रहा है वो भी आप कर सकते हो। तो 2 6 क्या होगा 12 होगा, ये प्लस की साइन यहाँ पे आपने रहने दी। अब इनको पहले सॉल्व करो, 4 डिवाइड बाई 4 क्या होगा 1 होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा 13, है ना, इजी था। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन देखो, x के बदले 3 डालना है और y के बदले 2। तो x के बदले आपने यहाँ पे 3 लिख दिया और स्क्वायर कर दिया, प्लस 5xy, x के बदले 3 और y के बदले 2, माइनस y क्यूब, y का क्यूब करना है, बट y क्या है 2 है, तो यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। अब 8 वैसा का वैसा लिख दो, अंदर क्या आएगा 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 3 0 30, फिर ये माइनस की साइन यहां पे रख दी। 2 का क्यूब मतलब क्या होता है, 2 क्यूब मतलब क्या होता है बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है। तो यहां पे आपने 8 लिख दिया। अब देखो 8 9 जा क्या होता है 72, प्लस 30 माइनस 8। तो जहां पे एडिशन है पहले वो सॉल्व कर दो, 72 प्लस 30 ये कितना होगा, ये होगा 102 माइनस 8। तो 102 माइनस 8 कितना होगा बेटा, यहां पे 102 माइनस 8 होगा 96। आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा। तो बच्चों अब इस वीडियो के सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचे हैं, चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। -3 ABC -3, तो -3 A B और C, फिर यहाँ पे -3 है तो -3। अब आपको A के जगह पे 1 डालना है, B की जगह पे 2 और C की जगह पे 3। चलो सॉल्व करें इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 आ गया। तो क्या ये 18 राइट है, नहीं, यहाँ पे आगे देखो माइनस की साइन है ना, तो ये माइनस की साइन यहाँ पे रहेगी और आगे आप लिखोगे -3। सो -18 -3 इट विल बी -21। किस किस का आंसर ये राइट आया बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि -18 और -3 जो होगा उसमें दोनों में एडिशन करना होता है और साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 18 है तो दोनों को ऐड किया 21 आया और बड़े नंबर की साइन मतलब माइनस। चलो अब यहाँ पे ना x अकेला एक वेरिएबल है, x के बदले आपको 5 डालना है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी। तो यहाँ पे x स्क्वायर, x का स्क्वायर है मतलब x क्या है यहाँ पे 5 है तो वो लिख दिया। फिर 3 इंटू एक्स, वॉट इज x 5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। अब एक एक करके ध्यान से सॉल्व करना। 9 इंटू 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर ये 3 5 जा क्या होगा 15 होगा, 3 5 जा, सो यहाँ पे आपने 15 लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4। तो जो ब्रैकेट में पहले उसको सॉल्व कर ले, देखो 9 इंटू 25 इट गिव्स 125, नहीं बेटा 9 इंटू 25 इट विल गिव यू 225 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, उसको ऐसे रख देंगे, प्लस 4। तो यहां पे 225 प्लस 4 आप कर सकते हो, तो 225 प्लस 4 क्या होगा, 225 प्लस 4 इट विल बी 229 प्लस 15 बाय 2, 15 बाय 2 ऐसे लिख दिया। तो आप हो सकता है इसको ना डेसिमल की फॉर्म में लिखो शायद 7.5,
तो यहाँ पे 229 और यहाँ पे 7.5, तो इस तरह से ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा आपका 9 + 7 16, कैरी 1 3 और यहाँ पे 2। तो हो सकता है आपका आंसर यह है 236.5। और हाँ, अगर मैंने यहाँ पे कहीं पे भी कुछ मिस्टेक की हो ना तो प्लीज मुझे बता देना, आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता देना कि भाई सर आपने ये मिस्टेक की है। ओके, ऑलराइट बच्चों, सो इसी के साथ ये वीडियो फिनिश होता है और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर भी फिनिश होता है। आई होप आपको मैंने जितना भी समझाया वो समझ में आया होगा। फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं पे मैं मिस्टेक कर जाऊं तो मुझे आप बता दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।